हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10th क्लास। और हम जो है हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे और आज का हमारा जो विषय है वो भू संसाधन। देखिए, हमारे जो चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास, इसमें हमने जो है बहुत सारे टॉपिक्स किए हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो भू संसाधन यानी भूमि, जो एक हमारे लिए एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और आपको पता है इस पर हम रहते हैं और आर्थिक रूप से जो है हम इसका बहुत कई प्रकार से जो है हम इस्तेमाल करते हैं। आपको पता है मनुष्य का जो जीवन है वो जो है भूमि से जुड़ा हुआ है। देखिए, हम पेड़ पौधे जो हमारे आसपास हैं, हमारे आसपास जो वन्य जीव हैं, हम जैसे मनुष्य हैं जो हम धरती पर रहते हैं, हमारे जो है देखिए उद्योग धंधे हैं, ये विकसित ज़मीन पर ही मतलब हमने भूमि पर ही स्थापित कर रखे हैं। परिवहन यातायात के जो संसाधन हैं वो हम जैसे मान लीजिए चलाने के लिए भी भूमि का इस्तेमाल करते हैं और कृषि को भी हम भूमि पर करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो भूमि है, भूमि के बिना जो है ये सारी चीज़ें जो है असंभव हैं। तो जो भूमि है एक महत्वपूर्ण संसाधन है और मनुष्य के जीवन का आधार है। तो देखिए, ये हम मतलब हमारा जो इसमें ही जो पहला विषय है वो है भू उपयोग, यानी कि हम भूमि का उपयोग किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, हमारे जो पूरे संसार में जो भूमि है, देखिए पूरे पृथ्वी पर आप लगा लीजिए कि पृथ्वी पर हम जो है पृथ्वी का इस्तेमाल देखिए धरती जितना भी जो भूभाग है, यानी जो भी हमारे मैदान हैं, जो भी हमारे जो भूखंड हैं, भूमि के जो टुकड़े हैं, उन पर देखिए बहुत सारे वन हैं हमारे पास। बहुत सारी ऐसी भूमियाँ हैं जो बंजर हैं, मतलब जहाँ पर किसी फसल को या पेड़ पौधे को नहीं उगाया जा सकता। कुछ ऐसी भूमियाँ हैं जो गैर कृषि भूमि है, यानी कि बहुत सारी ऐसे देखिए हमने सड़कें, इमारतें स्थापित कर रखी हैं, उद्योग धंधे स्थापित कर रखे हैं, उनके लिए हमने भूमि का इस्तेमाल कर रखा है। बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर स्थायी चरागाह यानी हमेशा के लिए, जहाँ पर परमानेंटली जो है चरागाह यानी पशुओं को चरने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली जो भूमि है। कुछ ऐसे भी स्थान हैं जो हमने जो है उपवन, बाग बगीचों के रूप में इस्तेमाल कर रखा है। बहुत सारी जो ऐसी भूमि है जो कृषि योग्य है लेकिन वो बंजर भूमि है, यानी कि काफ़ी सालों से जो है खाली पड़ी है। और वर्तमान प्रतिभूमि का मतलब है कि अभी वर्तमान समय में एक साल में मतलब उस पर किसी प्रकार की कृषि नहीं की गई है। पुरानी प्रतिभूमि यानी कि 5 साल से वो ज़मीन खाली पड़ी है और उस पर किसी प्रकार की खेती नहीं की गई है। और शुद्ध निवल जो बोया गया क्षेत्र वो है कि एक वर्ष में उसको एक से अधिक बार हमने जो है बो करके उसे खेती के रूप में इस्तेमाल किया गया है। तो देख लिया आपने कितने प्रकार से जो है हमारी जो पृथ्वी है, देखिए पूरी धरती जो है उसको मतलब किस प्रकार से इस्तेमाल किया गया है मनुष्य के द्वारा। तो भूमि जो है एक महत्वपूर्ण संसाधन है मानव जाति के लिए। तो देखिए धीरे धीरे क्या हो गया है, इस भूमि का निम्नीकरण हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपको पता है कि वर्षों पहले, बहुत कई लाख वर्ष पहले जो है इसका निर्माण हुआ था, मृदा का, ज़मीन का, भूमि का। तो देखिए भूमि का जो प्रयोग है हम और हमारे जो पूर्वज हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं। देखिए हमारे पूर्वजों ने भी उस पर कृषि की है, हमने भी की है और आगे आने वाले समय में भी जो आने वाली जनरेशन है वो भी कृषि करेगी। तो देखिए इससे क्या हो गया है कि इसका जो उपजाऊपन है वो जो है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है और यही कारण है भूमि के निम्नीकरण का जी। तो इसके बाद देखिए और भी बहुत सारे कारण हैं और उसके उपाय भी हम स्टडी कर लेते हैं। तो कारण देखिए, वनों की जो अत्यधिक कटाई है, आपको पता है वनों की कटाई के कारण जो है मिट्टी का कटाव होता है और इससे जो उपजाऊ परत होती है मिट्टी की वो बह जाती है या उड़ जाती है हवा के ज़रिए। तो इसके कारण भी जो है भूमि का निम्नीकरण होता है। अति पशुचारण, यानी कि जहाँ पर पशुओं को अत्यधिक चराया जाता है और वो काफ़ी वर्षों तक मतलब ऐसे खाली पड़ी रहती है, इसके कारण भी जो भूमि का निम्नीकरण होता है। खनन देखिए, जो हम ज़मीन के अंदर से खनिज पदार्थ, तेल इत्यादि जो हम ज़मीन से कोयला इत्यादि जो निकालते हैं, इसकी वजह से जो है इससे भी जो है भूमि का निम्नीकरण होता है। अति सिंचाई, यानी कि मनुष्य कई बार लालच में एक साल में जो है एक फसल की बजाय मतलब
भूमि से एक से अधिक फसलें जो है उगाने की का जो है प्रयास करता है। इसके कारण भी जो है उसे फिर बार बार जो है ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण क्या होता है कि भूमि का निम्नीकरण होता है। और आपको पता है औद्योगिक प्रदूषण जो है, मान लीजिए उद्योग धंधों से निकलने वाला जो कूड़ा कचरा है जो भूमि पर गिरा दिया जाता है खुले में, तो उससे भी जो है बहुत ज़्यादा जो है भूमि का निम्नीकरण होता है। तो इसका सिर्फ एक ही उपाय है, वो है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और जो ज़्यादा मतलब भूमि का एक समय में एक ही फसल को उगाया जाए और अत्यधिक लालच ना करके, मतलब अत्यधिक जो है सिंचाई ना की जाए भूमि से, मतलब उसकी क्षमता से अधिक मतलब ना उगाने का प्रयास किया जाए। और पशुओं को जैसे ज़्यादा नहीं चराना चाहिए, ऐसी भूमि मतलब देखिए जो है ज़्यादा अति पशुचारण ना करवाएं। और इसके बाद जो प्रदूषित जल है उसका प्रयोग जो है भूमि के लिए ना करें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इससे क्या होता है, भूमि का निम्नीकरण कम किया जा सकता है। मृदा संसाधन, अब देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है मृदा यानी मिट्टी एक संसाधन के रूप में। आपको पता है ये महत्वपूर्ण संसाधन है और इसके निर्माण में जो है लाखों वर्ष लग गए हैं, बहुत समय लगा है। और इनके जो निर्माण में जो महत्वपूर्ण कारक हैं वो है जलवायु, शैल, तापमान, पवन, भू आकृतियाँ, ये सभी जो है मृदा के निर्माण में बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस रखते हैं। इसके बाद देखिए अब ये मृदा जो जिसका निर्माण हो चुका है, अब ये मृदा जो है पूरे आप भारत में भी अगर आप लगा लीजिए तो पूरे भारत में भी एक समान नहीं है, तो संसार में तो कैसे होगी। तो कई प्रकार की जो मिट्टी है वो पाई जाती है। सबसे पहले हम जलोढ़ मृदा को करेंगे। ये जो जलोढ़ मृदा है ये बहुत उपजाऊ है, महत्वपूर्ण है और ये उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाई गई निक्षेपों से, यानी कि जो नदियां हैं उत्तर में बहुत ज़्यादा हैं और जो ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान है ये उन्हीं नदियों के माध्यम से बना है। और ये अपने साथ जो है जल अपने साथ जो है पहाड़ों से जैसे जो निक्षेप, यानी कि जो भी चीज़ें मिट्टी हैं, चट्टानें हैं, पत्थर हैं, पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी, जो भी मतलब वो अपने साथ जो है इसको बहा करके लाते हैं और इन मैदानों में जो है ये मैदान इन्हीं वजह से बने हैं। और अगर हम देखें तो इसकी आयु के आधार पर इसको जो है दो भागों में बांटा गया है जलोढ़ मृदा को। पुरानी मृदा जिसको हम बांगर कहते हैं और जो खादर है वो नई मृदा है। जो पुरानी है वो थोड़ी कंकरीली है और जो नई खादर मृदा है वो छोटे कणों से बनी हुई है और काफ़ी उपजाऊ है। इसके बाद है हमारी काली मृदा। जैसे रंग से ही आपको पता चल रहा है कि जिसका रंग काला होता है, काली मृदा, और जो है ये रेंगर मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। और ये कपास के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि ये लावे से बनी होती है। और ये जो लावा है आपको पता है ये इस प्रकार की जो मिट्टी है दक्षिणी भारत में पाई जाती है। इसमें जो है फॉस्फोरस की जो मात्रा है बहुत कम होती है, यानी कि इसमें अगर हम पानी डालें तो ये जल्दी ही चिपचिपी हो जाती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट है लाल और पीली मृदा। ये जो मृदा है ये कम वर्षा वाले प्रदेशों में पाई जाती है। इसका रंग वैसे तो लाल होता है और लाल किसके कारण होता है, आग्नेय चट्टानों से बने होने के कारण। इसके अंदर क्योंकि लोह धातु का मिश्रण जो है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है और पानी मिलने पे ये पीले रंग की हो जाती है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी देखिए ये जो लेटराइट शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से जो है लिया गया, जिसका अर्थ होता है ईंट। तो ईंट, आपको पता है ईंट कब तैयार होती है, जब बहुत ज़्यादा जो है गर्मी के कारण, जो भट्टी में पकाए जाने के कारण ईंट बनती है। तो देखिए ये जो मिट्टी है ये मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा उच्च तापमान, जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उच्च तापमान होता है और जहाँ बहुत अधिक जो है वर्षा होती है उन क्षेत्रों में पाई जाती है। ह्यूमस यानी कि नमी जो है बहुत कम होती है इसके अंदर। इसके कारण जो जीव होते हैं वो गर्मी के कारण क्यों होती है, जो ह्यूमस कम इसके अंदर जो है ह्यूमस बहुत कम होती है। ह्यूमस कम क्यों होती है, क्योंकि जो इसके अंदर जो जीवाणु रहते हैं जिनके कारण मिट्टी के अंदर नमी बनी रहती है वो मतलब गर्मी के कारण मर जाते हैं। इस वजह से जो है इस मिट्टी के अंदर जो है नमी बहुत कम होती है। अगर इसके अंदर खाद का हम इस्तेमाल करते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाया जा सकता है। और ये जो है कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। मरुस्थलीय भूमि इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है। आपको पता है कि जो मरुस्थलीय भूमि है ये तो आपको पता है, ये जो
किन क्षेत्रों में पाई जाती है? ये रेतीली मृदा है, ये रेगिस्तानी जो है स्थानों पर पाई जाती है, जैसे राजस्थान वगैरह में। ये तो इसका रंग जो होता है वो भूरा लाल होता है, भूरा रंग होता है। और ये रेतीली होती है, लवणीय होती है या नमक से युक्त होती है। और इस मिट्टी में जो तापमान होता है वो उच्च तापमान होता है। इसके अंदर नमी तो नामात्र की होती है, मतलब होती ही नहीं है। सिंचाई अगर मतलब उपलब्ध हो जाए तो इसे खेती योग्य बनाया जा सकता है, यानी कि पानी की सुविधा से हम इसे खेती योग्य बना सकते हैं। इसके बाद देखिए हमारी नेक्स्ट है वन मृदा। आपको पता है जंगलों में पाई जाने वाली मृदा, जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में जंगल इत्यादि पाए जाते हैं। और ये मृदा जो है पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। ह्यूमस इसमें जो है नहीं होता है। और ये कारण क्या होता है कि जो ऊपरी ढलानों पर क्या होता है, मिट्टी जो है वो मोटे कण होते हैं। और ये नीचे आते आते जो है आपको पता है टकराव के कारण या मतलब मिट्टी के गिरने के कारण जो है निचली ढालों पर इसके छोटे कण और उपजाऊ मिट्टी के रूप में ये परिवर्तित हो जाती है। और ये जो मृदा है ये वर्षावनों में पाई जाती है। इसके बाद जो हमारा विषय है वो है मृदा अपरदन, यानी कि मिट्टी के कटाव को किस तरह से रोका जाए। इसके बाद जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए इसका एक ख़ास सुझाव ये है कि पेड़ों की जो कटाई है उसको कम कर दिया जाए। अगर पेड़ ज़्यादा होंगे धरती पर तो इससे क्या है, मिट्टी का जो कटाव या जिसको हम मृदा अपरदन कहते हैं वो नहीं होगा। और ना मृदा अपरदन होगा और ना इससे जो है जो पृथ्वी की जो ऊपर वाली जो उपजाऊ परत है, मिट्टी की जो सबसे ऊपर वाली जो परत है, इसका जो है ह्रास नहीं होगा, यानी नुकसान नहीं होगा। और हमें जो है इसको हम तभी बचा सकते हैं जब हम अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। और अगर यदि मतलब हमें खेती करनी है तो हम सीढ़ीदार जो है खेती करके भी हम जो है इसका जो है पहाड़ी क्षेत्रों में हम इसको बचा सकते हैं। यानी मिट्टी के कटाव को यदि पहाड़ी क्षेत्रों में अगर बचाना है तो वहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत बना करके हम ऐसी जो है कृषि वहाँ पर करें, तो इससे हम मृदा अपरदन को बचा सकते हैं। तो ये जो आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे बेटा, आपको पता लग गया कितने प्रकार की मिट्टी होती है और उसकी जो है क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो ये चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।